मैंने ढूंढ के निकाली पुष्पा टू द रूल में 22 हिडन डिटेल्स, जिनमें तुम्हें कई सवालों के जवाब भी मिलेंगे, जैसे कि पुष्पा जापान कब और क्यों गया था, यह नया कैरेक्टर कौन है, शिकावत या फिर कोई और, क्या तुमने मूवी में शिकावत की बीवी को नोटिस किया? अच्छा उसे छोड़ो, क्या पार्ट 3 के लोगों को तुमने ध्यान से देखा, क्योंकि उसमें एक गजब का सीक्रेट पार्ट 3 को लेकर छोड़ा गया है। वहीं पर पुष्पा का 5,000 करोड़ का माल श्रीलंका पहुंचने के बाद भी शिकावत के पास एक रास्ता था, जिसके इस्तेमाल से वो पुष्पा को वापस दिहाड़ी मजदूर बना सकता था। और जो शिकावत पे आत्महत्या की बारी आई थी, सेम वही बारी पुष्पा पे आती। और कसम से अगर पुष्पा शिकावत की जगह होता तो वो इस रास्ते का यूज जरूर करता। तो कौन सा है वो रास्ता? अरे यार सब्र करो, आगे बताऊंगा ना। अरे रुको जरा, सबर करो। डिटेल नंबर 1, शुरुआत की जापान वाले सीन को लेकर बहुत कंफ्यूजन है और बहुत सारे लोग इसे पुष्पा का सपना भी समझ रहे हैं, क्योंकि इस सीन के कट होते ही पुष्पा के बचपन का सीन दिखाया जाता है और उसके बाद वो सीधा धड़ाक से सपने से उठता है। लेकिन ये दोनों सीन बिल्कुल अलग है। यहाँ बस एक एडिटिंग कट है जहाँ पानी के बाद और एक पानी वाला सीन दिखाया जाता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसे कई एडिटिंग कट्स मूवी में देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस सीन में पुष्पा के ग्लास रखते ही दूसरे सीन को इस तरह से कट किया जाता है कि उसी समय में शिकावत उसे उठा रहा है, ये हमें दिखता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो दोनों सीन अलग अलग समय के हैं। क्या हुआ, एडिटिंग समझ में नहीं आएगी? कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं और सिंपल वे में समझाता हूँ। दरअसल ये जो बचपन वाला सीन है वो पुष्पा का सपना होता है, जबकि ये जापान वाला सीन सपना नहीं बल्कि फ्यूचर में होने वाली हकीकत है। और हाँ मैं तुम्हें ये भी बता दूं, ये बचपन वाला सीन सपना जरूर है, लेकिन ये पास्ट में हो चुका है। उसी के सपने या फिर ड्रामा पुष्पा को अभी हो रहा है। अभी जापान वाला सीन फ्यूचर में ही होगा, ये मैं इतना श्योर होकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रेलर में हमने उसके बाद वाला सीन देखा है। डिटेल नंबर 2, अगर तुम्हें पार्ट 1 याद है तो वहाँ पर मंगल श्रीनो 1 टन चंदन के मुर्गन से 2 करोड़ लेता था, लेकिन पुष्पा अब भी मुर्गन से 1 टन के 1.5 करोड़ ही लेता है, जबकि उसने पार्ट 1 में सिंधप्पा से ये वादा किया था कि वो रेट बढ़ाएगा। खैर रेट तो नहीं बढ़ा, लेकिन ये मंगल श्रीनो की तरह सिंडिकेट को 1 टन के 25 लाख नहीं देता, और सिर्फ इसलिए सिंडिकेट के सभी मेंबर्स ने पुष्पा को अपना किंग बनाया है। डिटेल नंबर 3, जापान वाले सीन में ये सब लोग पुष्पा को काटना चाहते हैं। सभी जापानीज तलवार लेकर सीधे उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन पुष्पा इनमें से एक को भी जान से नहीं मारता। ध्यान से देखोगे तो पता चलता है कि वो कुल्हाड़ी को इस तरह से मारता है कि इन जापानीज गुंडों पे एक कट तक नहीं आता। वहीं पे इस आदमी को ऊपर ले जाकर भी छोड़ता नहीं है। अब ऐसा पता नहीं क्यों हुआ, लेकिन मैंने नोटिस किया तो तुम्हें बता दिया। नंबर 4, सीएम वाले सीन में पुष्पा ये बोलता है क्या कि दुनिया को पता है कि पुष्पा, और वैसे ही रुक जाता है, झुकेगा नहीं, एक्शन तो करता है लेकिन डायलॉग नहीं बोलता। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने वो पब्लिक के लिए छोड़ा होता है। अक्सर ऑडियंस को मास मसाला फिल्म में ऐसे गैप्स दिए जाते हैं जहाँ वो अपने स्टार्स के लिए कर सके। और क्योंकि डायरेक्टर ने ये मूवी ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए बनाई है, तो उन्होंने एकदम आगे जाकर पूरा डायलॉग ही ऑडियंस के लिए छोड़ दिया है। डिटेल नंबर 5, पुष्पा जापान क्यों और कब जाएगा? ये सबसे बड़े सवालों में से एक है जो पुष्पा 2 के बाद सबके दिमाग में घूम रहे हैं। अब मेकर्स ने तो बिना किसी हिंट के पार्ट 3 का एक सीन उठा के डाल दिया है, लेकिन मुझे तो तुम्हारे लिए दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो देखो मेरे को किसी ने स्क्रिप्ट तो भेजी नहीं है, इसलिए मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो बस मेरी थ्योरी है। तो बेसिकली होगा कुछ ऐसा कि इस ब्लास्ट में पुष्पा की सारी फैमिली मारी जाएगी, इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट श्रीवल्ली भी। और तुमको तो पता है वो कितना इमोशनल है, तो इतने सारे अपनों की मौत को देखकर पुष्पा पगला जाएगा। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भले ही इस सीन में पुष्पा बोलता है कि वो इधर पैसे लेने को आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। 40 दिन कंटेनर में बिना खाए पिए मजदूर के कपड़े में वो सिर्फ पैसे लेने इधर नहीं आएगा। वहीं पे इस बात पे किसी का ध्यान नहीं गया कि पुष्पा ने जापानीज भी सीखी है, तो डेफिनेटली वो यहाँ किसी जापानीज से पर्सनल मैटर पे बात करने आया है। अगर अब भी तुम्हारी लाइट नहीं लगे तो एंडिंग एक्सप्लेन वाली मेरी ये वीडियो देख लेना। डिटेल नंबर 6, श्रीनु पार्टी में अपनी बीवी से कहता है कि पहली एंट्री में पुष्पा इतना बवाल नहीं करता है जितना दूसरी एंट्री पे करता है। दरअसल यहाँ पे श्रीनु अपना पिछले पार्ट का ही एक्सपीरियंस बता रहा है, जहाँ पुष्पा पहली बार उसके घर आता है और उसे प्यार से बता के चला जाता है कि वो मुर्गन को माल बेचेगा, लेकिन दूसरी बार आके सब कुछ तहस नहस कर देता है। वही पे एक तरह से देखोगे तो ये डायलॉग पुष्पा के दोनों पार्ट से भी कनेक्ट कर जाता है, जहाँ पर पार्ट 1 की कमाई अच्छी थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी की पार्ट 2 की है। तो हाँ, पुष्पा की दूसरी एंट्री में वो सच में बवाल कर देता है।
डिटेल नंबर 7, पुष्पा सिंदप्पा को सीएम बनाने के लिए प्रताप रेड्डी को 25 करोड़ का सौंपा भेजता है। उसके बाद प्रताप रेड्डी बोलता है इससे जरा होशियार रहना पड़ेगा, और उसका डर बिल्कुल सही होता है क्योंकि आगे चल के पुष्पा उसके खानदान का आखिरी चिराग भी बुझा देता है। नंबर 18, क्या तुमने सोचा है कि हमिद पुष्पा को अपना हेलीकॉप्टर क्यों देता है? मतलब सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा आदमी जिसका कुत्ता भी टेम्पो में नहीं बैठता, वो ऐसा क्यों करेगा? वो इसलिए क्योंकि 2000 टन बहुत बड़ी डील होती है और इतनी बड़ी डील हमिद को हर बार नहीं मिलेगी। और जरा सोच के देखो कि उसने 5000 करोड़ 2000 टन के पुष्पा को दिए हैं और उसे उसका कितना मिलेगा? ऑलमोस्ट डबल तो होगा ही। नंबर 9, पिछले पार्ट की डिटेल वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे पुष्पा और शेखावत सिमिलरली अपोजिट है, और पार्ट 2 में उनमें मुझे एक और सिमिलर चीज दिखाई देती है। केशव और नथुलाल ये दोनों इन दोनों के खास आदमी होते हैं, और सिमिलरली सबसे पहले पुष्पा के इशारे जैसे केशव को समझ में आते हैं, वैसे नथुलाल भी शेखावत के बोलते ही उसकी बात को समझ लेता है। अब इनमें अपोजिट ये है कि केशव अपनी मर्जी से पुष्पा का सेनापति बना था, जबकि नथुलाल के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। नंबर 10, अब ये मेरी और शायद तुम में से बहुत सी लोगों की कंप्लेंट होगी कि पार्ट 1 में शेखावत को पुष्पा के इक्वल अपोजिट दिखाया गया था और वो इतना ब्रूटल था कि पार्ट 2 के लिए मैंने पुष्पा और शेखावत के फेस ऑफ की पता नहीं कितने ख्वाब देखे थे, लेकिन पार्ट 2 में उसे टोटली बेस्ट कर दिया। हाँ, ये तुम्हें पूरी फिल्म में शायद नोटिस नहीं होगा, लेकिन कई सीन में शेखावत को बच्चे की तरह दिखाया गया है। जैसे कि इस सीन में जब पुष्पा बैलों के साथ शेखावत से मिलने आता है तो शेखावत अपने ही हार और बेइज्जती पे पुष्पा का साथ दे रहा होता है, और ये वही शेखावत है जहाँ पार्ट 1 में जब पहली बार उसकी बेइज्जती हुई थी तो उसने पुष्पा को जेल में डालने की धमकी दे दी थी और उसके हाथ पर गन तान दी थी। वहीं पर उसके माँ को लेकर उसकी सॉलिड बेइज्जती की थी। मतलब यार, जिस कैरेक्टर को तू तड़ाक भी बर्दाश्त नहीं होता था और अपने ऑफिस में उसके सामने कोई मुट्ठी भी पीस नहीं सकता था, सोचो वो पार्ट 2 में ये सब कर रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे पार्ट में ये ऐसा था, लेकिन यहाँ पर उसके कैरेक्टर में स्विचेस देखने को मिलते थे, जहाँ पर वो अचानक से आवेशम वाला बन जाता था और फिर वापस से शेखावत बन जाता था। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये सब पुष्पा के कैरेक्टर को शेखावत से बड़ा दिखाने के लिए ही किया गया है। खैर, हम इस पर एक अलग वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और शेखावत की बात चली है तो मैं तुम्हें बताता चलूं कि थोड़ी ही देर में हम उस तरीके के बारे में भी जानेंगे कि कैसे माल देश के बाहर जाने के बाद भी शेखावत पुष्पा को हरा सकता था। लेकिन उससे पहले चलो कुछ और डिटेल जान लेते हैं। डिटेल नंबर 11, शेखावत मंत्री को बोलता है कि 20 साल पहले उसने एक लड़की के आई लव यू सुनने के लिए 3 साल इंतजार किया था। तो अब समझे शेखावत की बीवी और बच्चे हमें मूवी में क्यों नहीं दिखे। अब एक सीधी सी बात है, उस लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया होगा। और 3 साल तक किसी का इंतजार करना, इस फीलिंग को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। नंबर 12, पार्टी में शेखावत से लड़ते वक्त पुष्पा बोलता है कि बिच्चा रेड्डी उसका दोस्त था, पर ध्यान दो उसके मौत पर सिंडिकेट के सभी मेंबर्स थे सिवाय पुष्पा के। तो ऐसा क्यों? जब मुझे ये सवाल आया तो मैंने जवाब ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दुबई गया होगा। अब इसको लेकर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन दुबई से एक शेख उसे कुछ तो देता है। ये ठीक बिच्चा रेड्डी के मौत के पहले होता है, और क्योंकि थिएटर प्रिंट क्लियर नहीं है तो वो क्या है मुझे पता नहीं चल पाया, लेकिन यही एक रीजन हो सकता है कि पुष्पा अपने दोस्त के मौत पर नहीं था। और हाँ, अगर इसके अलावा तुम्हें और कोई रीजन पता है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला है। नंबर 13, अब ये किसी ने भी नोटिस नहीं किया होगा कि डायरेक्टर ने बोला था कि वो रील्स और ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर मूवी को बना रहे हैं। हाँ, ये तो सबको पता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस फिल्म में कई सीन्स की जो कि वैसे ही दिखते हैं कि इन्हें रील्स के हिसाब से बनाया गया है, जैसे कि दम है तो रोक के बता शेखावत, या फिर पुष्पा के इशारे और उसके लोगों का वाइल्ड फायर बोलना और आईने में देखकर हरगिज झुकेगा नहीं बोलना। ये सब सीन्स रील्स में परफेक्टली फिट बैठते हैं। डिटेल नंबर 14, पार्ट 1 की शुरुआत में ही केशव हमको बताता है कि शीशा चलम के जंगल से पहले ट्रक लकड़ी मद्रास के पोर्ट पर ले जाते हैं, वहाँ से समंदर के जरिए उसे स्मगलिंग करके पहले चाइना और वहाँ से जापान ले जाया जाता है। लेकिन फिर सवाल ये है कि इस बार पुष्पा श्रीलंका माल क्यों ले जाता है? क्योंकि चेन्नई पोर्ट मोर्गन के कब्जे में होता है, तो वहाँ से माल नहीं जा सकता। माल क्या, लाल चंदन की एक लकड़ी भी वो यहाँ से वहाँ ले जाने नहीं देगा। और यहाँ पर एक रीजन ये भी है कि वो दुबई के डीलर
अमित को माल बेच रहा है। वहीं पर शिकावत भी उसके पीछे हाथ धोकर लगा था, इसलिए उसने पहले बड़ी ही चालाकी से माल को स्टेट के बाहर निकाला और उसके बाद वहां से श्रीलंका और फिर श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट से दुबई के मीना पोर्ट पर उतारा जाएगा। ये सबसे बेस्ट वे था और मूवी में तो नहीं दिखाया गया, लेकिन शायद उन्होंने ऐसा ही किया होगा। नंबर 15, चलो अब उस तरीके के बारे में जानते हैं कि कैसे माल श्रीलंका पहुंचने के बाद भी शिकावत के पास एक बहुत ही आसान तरीका था जिसपे पुष्पा का भी ध्यान नहीं जाता और वो आसानी से पुष्पा को हरा देता। तो जो पैसा उस माल का आया था यानी 4,900 करोड़ रुपए, अगर तुम ध्यान दोगे तो उसे सिर्फ अपना केशव अकेला लेकर आता है। तो बहुत ही सिंपली शिकावत उस माल को पकड़ लेता। यह बहुत आसान था क्योंकि वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी, उसे बस केशव के पीछे अपना एक आदमी लगाना था और फिर जैसे ही उसे पैसे मिलते झपक लेता और उसके बाद पूरा सिंडिकेट पुष्पा के पीछे होता और पुष्पा के पास इस मुसीबत से बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचता, वो बर्बाद हो जाता। डिटेल नंबर 16, क्या तुमने ये नोटिस किया है कि पार्ट 2 के लिए इन्होंने सेम पार्ट 1 की टेम्पलेट फॉलो की है, जैसे कि एंट्री सीन। अगर तुम्हें याद है तो पार्ट 1 में भी पुष्पा का ऐसा ही एक एंट्री सीन दिखाया गया था जो मूवी में कुछ खास फिट नहीं बैठता है। गानों के लिए भी वही चीज यूज की गई है, जहाँ पर हर एक गाना पिछले पार्ट के एक गाने को रिप्लेस करने की नाकाम कोशिश करता है। एग्जाम्पल दो तो किसिक सॉन्ग वंटवा की जगह डाला गया है। अब पार्ट 2 का कौन सा गाना पार्ट 1 के किस गाने से रिप्लेस किया गया है, अगर डिटेल में जानना है तो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। खैर इसके बाद मूवी के 2 क्लाइमैक्स भी पार्ट 1 के टेम्पलेट से ही लिए जाते हैं, जहाँ पार्ट 1 में भी पुष्पा सभी को हरा के कहानी खत्म कर देता है और फिर एक नए विलन की एंट्री होती है। पार्ट 2 में भी वो शिकावत और बाकी सबको हरा देता है, लेकिन फिर बुक्का के जरिए प्रताप रेड्डी और ये अननोन विलन पार्ट 3 के लिए पुष्पा से जुड़ जाते हैं। यहाँ तक कि पुष्पा का हाथ पैर बांध के लास्ट वाला फाइट सीन भी पार्ट 1 से उठाया गया है। डिटेल नंबर 17, मूवी के लास्ट में जो फाइट होती है उसके बाद इस सीन में पुष्पा यहाँ आराम से बैठा नहीं होता, बल्कि डॉक्टर उसकी पट्टी कर रही होती है। हाँ अभी शायद तुम में से बहुत से लोगों ने नोटिस भी किया होगा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को ये भी लगा होगा कि पुष्पा को इस लास्ट वाले फाइट सीन में एक खरोच तक नहीं आई और डायरेक्टर ने कुछ ज्यादा ही दिखा दिया। तो ऐसा नहीं है, मासी फिल्म है लेकिन ऑथेंटिक चीजें भी दिखाई गई है। डिटेल नंबर 18, तो चलो फिर से एक बार एक सबसे बड़े सवाल पे आती है, क्या प्रताप रेड्डी और पुष्पा के पास भेजे गए गुलदस्ते अलग अलग हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि सब कुछ एक जैसा है, बस तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है। इस गुलदस्ते के बीच जो लोगो है उसके आंखों के कलर के अलग अलग होने की वजह से, लेकिन इन दोनों का कलर इसलिए अलग है क्योंकि प्रताप के पास जब उस आदमी का गुलदस्ता आता है तो एक्टिवेट नहीं होता है, लेकिन पुष्पा के पास उसे एक्टिवेट करके भेजा जाता है। डिटेल नंबर 19, जब ब्लास्ट होता है तो पहले ब्लास्ट होते हुए दिखता है और बाद में उसकी आवाज आती है। ये चीज दिखाती है कि ये जो बंदा है वो ब्लास्ट वाली जगह से कितनी दूर है, क्योंकि दूर की जगह से रोशनी पहले पहुंचती है। नहीं वो वाली रोशनी नहीं जो तुम सोच रहे हो, मैं लाइट की बात कर रहा हूँ। डिटेल नंबर 20, पार्ट 3 के लोगों को देखो, पहले वो लाल होता है और बाद में पीला हो जाता है। ये चीज दिखाती है कि कैसे पार्ट 3 का फोकस लाल चंदन से हटकर किसी और चीज पे जाने वाला है और टाइटल के आसपास जैसे आग लगी है, डेफिनेटली पार्ट 3 में ब्लास्ट का या फिर आग का या फिर जलने कटने मरने का ज्यादा यूज होने वाला है और रैम्पेज का भी यही मतलब होता है। नंबर 21, हाथ जला हुआ है, यानी हो सकता है ये शिकावत है या फिर ये भी हो सकता है कि ये शिकावत ना हो। देखो क्या है कि डायरेक्टर ने बड़े ही चालाकी से इसका चेहरा छुपाया है और जला हुआ हाथ ही दिखाया है। यानी मैं यही कहना चाहता हूँ कि डायरेक्टर ने ऑडियंस को कंफ्यूज करने के लिए इस जले हुए हाथ को जानबूझ के दिखाया है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि शिकावत आग में जल के मरा था और इसलिए पार्ट 3 की हाइप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि इससे क्या होगा कि शिकावत के फैंस भी पार्ट 3 का उतना ही इंतजार करेंगे जितना कि विजय देवरकोंडा के, और वहीं पर डायरेक्टर को सोचने का मौका भी मिलेगा कि वो यहाँ एक नया कैरेक्टर लाए या फिर फापा को ही रखे। डिटेल नंबर 22, तो चलो फिल्म के सबसे बड़े सवाल पे आती है, ये बंदा है कौन और पुष्पा का इससे क्या कनेक्शन है। फिर से यहाँ मैं अपनी थ्योरी पेश करना चाहूंगा। तो ये विलन जो है वो प्रताप रेड्डी का भाई है। अब ऐसा मेरा कहने के पीछे कई सारे रीजन है। पहला रीजन तो मैंने एंडिंग
एक्सप्लेन वाली वीडियो में भी बोला था कि कोई किसी के लिए खुद बॉम्ब फोड़ने नहीं जाएगा। अगर वो प्रताप रेड्डी का पार्टनर होता तो पहले यहाँ पर प्रताप रेड्डी से मिलने आता और बाद में प्रताप रेड्डी के हिसाब से वो पुष्पा को मारने की प्लानिंग करता, लेकिन यहाँ पर उसका मामला पर्सनल लग रहा है। दूसरा, इस टाइप के डेटोनेटर बॉम्ब्स अक्सर खदानों में माइनिंग करते वक्त यूज होते हैं और हमें पता है कि प्रताप रेड्डी खदानों से आता है, तो होगा कुछ ऐसा कि शुरुआत में जहाँ इन तीनों भाइयों ने खदानों में काम करना स्टार्ट किया होगा उस समय पे ये बॉम्ब ब्लास्टिंग करता होगा, प्रताप रेड्डी लॉरिया गिनता होगा और सुब्बा रेड्डी भी कुछ तो करना ही होगा। अब खदानों को धीरे धीरे शमशान बनाते बनाते ये लोग बड़े आदमी बन गए। अब इन तीनों भाइयों ने अच्छे से अपने अपने बिजनेस को डिवाइड कर लिया। जहाँ सुब्बा खदान संभालता है, मिनिस्टर कानूनी दाव पेच खेलता है और ये विलन सभी मारपीट के काम संभालता होगा और इसीलिए इसका हाथ जला होगा, क्योंकि इसका काम ही काटने जलाने वाला है, तो इसके दुश्मन भी वैसे ही होंगे और इसलिए इतने बड़े दुश्मन होने की वजह से इस पर कई बार जानलेवा हमले भी हुए होंगे, जिसमें ये कई बार घायल भी हुआ होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि इसके लिए भी ये मैटर पर्सनल था, इसलिए चौथे पे आने की जगह रिवेंज के नाम पे पुष्पा का चौथा बनाने चला गया। हाँ, लेकिन मैं ये भी मेंशन कर दूं कि यही सच हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये कौन है ये तो मेकर्स ही तय करेंगे और जिस तरह से ये लोग आसपास की चीजों को देखकर अपनी स्क्रिप्ट बनाते हैं, अभी के सीन से पार्ट 3 का अंदाजा लगाना ही बेकार है, क्योंकि हम थ्योरी बनाएंगे और अगर बीच में KGF 3 आ गई या फिर कोई और बड़ी मासी फिल्म आ गई तो ये उसको देखकर अपनी स्क्रिप्ट फिर से बदल लेंगे, तो क्या फायदा फिर। बाकी जब पुष्पा 2 OTT पर आएगी तो उसे और अच्छे से देखकर पार्ट 2 के बारे में भी सोचा जाएगा। अगर तुम इस वीडियो को प्यार दोगे तो पार्ट 2 आ सकता है, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय गाइस।